आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये है चैप्टर 4। बोला है अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब छोटा छोटा कण जो होता है ना, उससे मिलेगा तो क्या बनता है हम लोग का अणु, परमाणु, ये सब बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ की अवस्था उन परमाणुओं के आकार कारण होता है जिनसे वो बने होते हैं। मतलब वो किस तरह का परमाणु से बना हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ। उसका साइज, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बोला है, प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों है। मतलब जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे एक पेंसिल ले लेते हैं। एक पेंसिल का अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग, पेंसिल में कैसा होगा, ऐसे छोटा 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 छोटा, ये एटम से मिलके बना होगा। ठीक है। और यही चीज अगर हम लोग कोई वाटर का देखें तो वाटर का स्ट्रक्चर में कैसा होगा, ऐसा होगा, थोड़ा डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, क्यों होता है ऐसा। अब जैसे कि ये पेंसिल का बात किए, इसी में और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक सोना ले लिए। सोना का जो एटम का जो होगा वो किस तरह का फॉर्म में दिखेगा, वो इस तरह का फॉर्म में देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, वो इस तरह का फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे डॉट 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 दे दिए। मगर अगर हम लोग सिल्वर का बात करें, सिल्वर सिल्वर कैसा दिखेगा, सिल्वर मान लेते हैं, सिल्वर ऐसा दिखेगा। ठीक है। या फिर हम इसको हटा के स्टार मार्क दे देते हैं ताकि अलग लगे। इसका एटम कैसा दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है। इसका जो परमाणु होगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है। ये स्टार टाइप का दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, सर्कल सर्कल गोल गोल दिख रहा है। ये अलग अलग टाइप का दिख रहा है। तो अलग 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 एलिमेंट का जो होता है, अलग अलग तत्व का अलग अलग होता है। क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से कैसे भिन्न है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये भिन्न होता है, पहले ये बता दिया है। कैसे भिन्न है पूछ रहा है, इसका मतलब होता होगा तब ना पूछ रहा है। क्या परमाणु वास्तव में अविभाजित होते हैं, क्या परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जो लास्ट एटम है, एटम स्पेलिंग याद रखना, एटम का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एटम। एक होता है मॉलिक्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला है क्या, परमाणु, उसको बोलते हैं अणु। ठीक है। अणु बोलते हैं और परमाणु बोलते हैं, दो चीज ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो बात हो रहा है कि कैसे ये एटम बोला है, एटम किस तरह से काम करेगा और मॉलिक्यूल्स किस तरह से काम करेगा। यानी कि परमाणु वास्तव में अविभाजित होते हैं। मतलब क्या परमाणु को, ये अगर परमाणु है तो क्या इसको हम और तोड़ के इतना छोटा नहीं कर सकते, यही चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो यस, टूटता है, ये आगे चल के हम लोग को पता चलेगा। यस, हाँ टूटता है। जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान है। जैसा कि डाल्टन ने बताया था, क्या बताया था कि परमाणु के भी अंदर में कुछ कुछ होता है, छोटा छोटा पार्ट। ठीक है। उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। इस अध्याय में इसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। वो जो बताया था ना कि ये क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट से मिलके बना होता है। कौन, परमाणु छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना है। और वो छोटा पार्ट का नाम क्या है, वो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम ही क्लियर है, परमाणु की संरचना। परमाणु आखिर बना कैसे, जैसे मनुष्य कैसे बना, हड्डी मांसपेशियों से मिलके बना गया है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी परमाणु जो है किसी चीज से मिलके बना होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी क्या बोल रहा हूँ, हम अपूर्णांक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें यह पता चलेगा कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। हम लोग ये भी चीज पढ़ेंगे, अलग अलग मॉडल के द्वारा समझेंगे कि परमाणु जो होता है, परमाणु के अंदर में जो भी प्रेजेंट है, जो भी मौजूद है, वो किस तरह से मौजूद है, ऊपर नीचे आगे पीछे गोल गोल चौड़ा चौड़ा कैसा है, वो चीज अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले बोला 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी का बात कर रहा है। इसका मतलब किसका बात हो रहा है कि 1800 से लेके 1900 के बीच का बात कर रहा है। इस बीच में, यानी कि आज से करीब 200 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है। 200 साल पहले में क्या हुआ था, बोला गया है वैज्ञानिक के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती, मतलब उसके सामने जो समक्ष जो है वो सबसे बड़ी चुनौती ये था कि परमाणु की संरचना और उसके गुण के बारे में कैसे पता लगाया जाए। परमाणु का गुण और उसका संरचना कैसा है, इसके बारे में कैसे पता लगाए। आजकल बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, तो आदमी टेक्नोलॉजी यूज करके कर लेता है। मगर पहले का क्या था, उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई नहीं था। ठीक है। तो
परमाणुओं की संरचना के उनके प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। अब कुछ प्रयोग किया गया। किस तरह का प्रयोग? कि ऐसा करेंगे जैसे सेब ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो न्यूटन बोल दिया ग्रेविटी है। तो कुछ परीक्षण हुआ, ऊपर से सेब नीचे गिरा तब। उसी तरह से विज्ञान में हम लोग जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग देखेंगे, रासायनिक विज्ञान में, कि किस तरह से एटम का जो परमाणु है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब समझ में आएगा। अब कौन कर रहा है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल करेगा साइंटिस्ट लोग। कौन, क्या और कैसे, अभी देखेंगे। परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेत में से एक संकेत स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिलेगा। मतलब विद्युत चालन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाएगा, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है मतलब उसमें कुछ होगा, तभी ना वो उसको ढकेल के आगे पास कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल पदार्थ में आवेशित कण यही चीज जो भी बोला, स्थिर विद्युत, यही चीज आवेशित कण किसको बोलेंगे? जैसे कि प्लस का चार्ज हो सकता है या माइनस का चार्ज, आवेशित कण होते हैं। अब कौन सा आवेश का, इसका बारे में कुछ नहीं बात किया, सिर्फ बोला आवेशित होते हैं। पदार्थ में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं। अब बोला क्रियाकलाप करेंगे तभी पता चलेगा। किस तरह का क्रियाकलाप? एक सूखा बाल में कंघी से रगड़ना है और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा को देखना आकर्षित करता है। करेगा? हाँ करेगा, बात तो सही है, करता ही है। कांच का लकड़ी ले लेना है, कांच का या टुकड़ा ले लेना है, उसको सिल्के के कपड़े, मतलब सिल्क वाला जो कपड़ा होता है उसमें रगड़ना है और छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाना है। गुब्बारा में हवा भरा रहेगा, उसके पास लेके जाना, तो गुब्बारा क्या होता है? चिपक जाता है उसमें। किसमें? वो जो लकड़ी को रब किए थे ना, जो जिसको रगड़े थे, उसमें चिपक जाएगा। इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बात बोल दिया है। क्या बोल दिया? कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इसमें विद्युत आवेश आ जाता है। नेक्स्ट, यह आवेश कहां से आता है? आखिरी आवेश आता कहां से? अपने आप तो नहीं आएगा। उसका उत्तर तब मिलेगा जब पता चलेगा कि, क्या पता चलेगा यहाँ पे? परमाणु विभाज्य है और आवेशित कण से बने हैं। परमाणु क्या है? विभाज्य है। अभी यहाँ क्या बोला? परमाणु विभाज्य और आवेशित कण से बने हैं। ब्लैक कलर का जो अंडरलाइन कर ले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमाणु क्या है? अविभाज्य बोला था, मगर अब क्या बोल दिया? विभाज्य बोल दिया है। और क्या है? आवेशित कण। आवेशित कण मतलब हो सकता प्लस, हो सकता माइनस, उससे बना है। परमाणु की उपस्थिति आवेशित कण का पता लगाने में कई वैज्ञानिक ने योगदान दिया। कई वैज्ञानिक ने इसको बहुत सारा चीज अपना अपना बताया, कैसे होता है, वैसे होता है, ठीक है। बहुत आदमी कुछ कुछ बोला, मगर जो अच्छा लगा, जो सही हुआ, वही आगे बढ़ा, ठीक है। अभी आगे हम लोग यही पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुिक कण, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। यानी कि 19वीं सदी तक एक चीज पता चल गया था कि परमाणु जो है वो आगे चल के टूट सकता है, ठीक है। और टूटेगा तो किसमें टूटेगा? इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। नाम दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन में विद्यमान है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, क्या बोला है? परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें एक कण अपरमाणुविक कण, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। और इसका पता कौन लगाया? जे थॉमसन ने लगाया था, ठीक है। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिन्होंने उन्हें केनाल रे का नाम दिया था। अब यहाँ पे बात आता है कब और कौन क्या खोजा था। गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया, ठीक है। ये नाम दिया गया था, क्लियर। अब इसके बाद क्या हो रहा है? आखिर ये किरण को खोजा, तो इसके यहाँ पे बात क्यों चल रहा है अभी आगे पता चलेगा। इसी किरण से आगे हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। यह किरण विद्युत विकर्णी थी। अब यहाँ पे एक और नाम आ गया, ये क्या था? ये धन आवेशित था, धन आवेशित, ठीक है, धन आवेशित था, जिसके कारण
अतः दूसरे अनुपरमाणविक कोण की खोज हुई। इसी से ये दूसरा परमाणविक का खोज हुआ। मतलब कि जो परमाणु था, ठीक है ना, जो परमाणु था उसका जो छोटा छोटा कण होता है उसका खोज किसके किसके थ्रू हुआ? ये केनाल रे के थ्रू हुआ। अगर केनाल रे नहीं होता तो नहीं, खोजना मुश्किल हो जाता। ठीक है। इन कणों को आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इससे जो खोजा गया था इसमें एक चीज देखने को मिला कि दूसरे अपारमाणविक कण की खोज हुई जिस कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 50 होगा वो भी। कौन सा? दूसरा वाला। नाम नहीं बताया अभी तक, अभी हम लोग को नाम पता चलेगा। किंतु विपरीत था। विपरीत, यहाँ पे एक वर्ड आया विपरीत। विपरीत का मतलब क्या होगा? यहाँ पे विपरीत का मतलब होगा अगर प्लस साइन है तो उसका माइनस साइन मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, विपरीत मतलब उल्टा। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। जिस चीज का बात कर रहा है उसका जो द्रव्यमान यानी कि जो भार होगा वो 2000 गुना ज्यादा होगा। नॉर्मल अगर एक होता है तो उसका 2000 ज्यादा होगा। इनको प्रोटॉन नाम दिया। अब नाम क्लियर कर दिया। किसका खोज हुआ था? प्रोटॉन का खोज हुआ। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रोटॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना क्या होता है? भारी होता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से के द्वारा, प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। ई माइनस और पी प्लस से दर्शाया जा रहा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश 1 प्लस लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है और आवेश -1 लिया जाता है। तो यहाँ कुछ कुछ नाम बोला फिर से। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस के द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, नगण्य मतलब एकदम नहीं के बराबर में, और आवेश को क्या लिखा जाता है? -1 लिखा जाता है। बस यही था इस पेज पे। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया ऐसा माना गया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? परमाणु से बना। परमाणु जो बना है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना। अभी तक इतना पता चला। जो परस्पर आवेश में संतुलित करते हैं, जो परस्पर जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, दोनों क्या करेगा? बैलेंस कर लेता। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है? परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। मगर आगे चल के बताया जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, भीतरी भाग में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। अच्छा, ये कण है तो आखिर संरचना किस तरह से होगा, एक दूसरे को किस तरह से जोड़े रखेगा, उसका बात कर रहा है। हम प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न का उत्तर हम लोग को नीचे मिलेगा। यहाँ पे पूछा है केनाल रे किरण किसे कहते हैं? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसका क्या आवेश होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, पीछे इसका आंसर दे चुका है। परमाणु की संरचना यहां से चालू होगा। पहला क्या नाम दिया? हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसका अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। ठीक है, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधार को गलत साबित कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन का खोज, 2 चीज का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, जिससे कि परमाणु सिद्धांत जो कि डाल्टन दिया था वो गलत साबित हो गया। ठीक है, पहले दे दिया था, सब कोई मानने लगा था, फिर बाद में पता चला कि वो तो गलत बोला था। ठीक है, जब खोज हुआ था। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर किस तरह आवेशित है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरह से आवेशित है, प्लस माइनस किस तरह का आवेश है। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडल का प्रस्तुत किया। बहुत सारा साइंटिस्ट आया, अपना अपना मॉडल दिखाया, मगर कोई सक्सेस नहीं कर पाया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो ये जो जे थॉमसन था वही क्या किया? पहला मॉडल प्रस्तुत करता दिखाता है। यहाँ पे मॉडल के बारे में बात कर रहा है। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया है जो क्रिसमस केक की तरह था। क्रिसमस केक कैसा होता है? लाल रंग का रहेगा, उसके ऊपर में चेरी जो भी डाल रहेगा, या सादा रंग का बोल के लाल बोल सकता हूँ। इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है, गोल तरह का गोला है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक से लगे सूखे मेवे की तरह है। वो ऊपर से जो सूखा मेवा छिटते हैं ना, उस तरह से वो सूखा मेवा है।
तरबाज तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, तरबूज भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे तरबूज में क्या होता है, लाल रंग का रहता है और काला रंग का बीजा होता है, वही चीज बोल रहा है। जिसमें जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरे हैं। तो अंदर में वो लाल भाग की तरह बिखरा हुआ है, ठीक है, और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन है जो धन आवेशित तरबूज के बीच में धंसे हुए, क्या उसके अंदर में घुसा हुआ है। कौन घुसा हुआ है, जो ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक गोला बना दिया है, धन आवेशित गोला, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसमें धंसा हुआ है, उसमें घुसा हुआ है, ठीक है। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये है हम लोग का थॉमसन के बारे में, जे थॉमसन। थॉमसन का प्रस्ताव ये प्रस्तावित करता है क्या, कि परमाणु धन आवेशित गोले में से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है, धन आवेशित गोला से बना होता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। दूसरा, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणुओं में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछता है प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। इसको हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यद्यपि टॉमसन ने मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की है, किंतु वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग में परिणाम में इस मॉडल के द्वारा समझाया गया जा सकता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी एक और मॉडल के बारे में बात करेगा, जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से काम होता है। और वो साइंटिस्ट का नाम क्या था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के लिए इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। सोने की पन्नी पर क्या किया, टकराया गया है। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत पतली परत होती है। सोने का जो परत होता है ना, बहुत ही पतला कर सकते हैं, पीट पीट के उसको क्या किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है। सोने की पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी हो सकती है। मतलब एक पतला सा लाइन जो बनेगा ना, वो कितना होता है, 1000 परमाणु होता है। यानी कि इस लाइन पे इतना पतला बना दिया गया, तो इतना पतला बनाया गया, तो ये जो दिख रहा है हम लोग को, ये वाला थिकनेस, ठीक है ना, इस वाला थिकनेस में हम लोग को क्या बोला गया कि ये इतना पतला होता है कि इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इतना पतला बना दिया जाता है। ऐसा तो लाखों लाखों रहता है, ठीक है, मगर हम लोग को बोला गया 1000 वाला बनाया गया। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण जो रहता है हीलियम कण के जैसा होता है, ठीक है। हीलियम और अल्फा कण दोनों एक ही तरह का। अतः ये धन आवेशित होता है, और ये धन आवेशित होता है क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। द्रव्यमान क्या बोला, 4u, याद रखना 4u लिखें, ठीक है। ये द्रव्यमान, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इनके अल्फा कण से पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो ये तीव्र गति से चलता है तो ऊर्जा क्या होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है ना, इतना ऊर्जा होता है, काफी होता है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणविक कण के द्वारा विक्षेपित होंगे। उन लोगों को पता था कि अंदर जो हम लोग कण भेजेंगे तो वो अंदर में जो है उससे क्या होगा, टकरा के बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर उधर चल जाएगा। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी है, अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत भारी है, प्रोटॉन, इसलिए उन्होंने इसका अधिक विपेक्षण की आशा नहीं की थी। तो लोग सोचा थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ देखने को कैसा मिला, लाइन कुछ लाइन सीधा पार हो गया, और कुछ लाइन थोड़ा थोड़ा डेविएटिव हुआ, ठीक है। कोई लाइन क्या हो गया, डेविएट हो गया, सब अलग अलग। यह है सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण का परिकलन। लेकिन अल्फा कण परिकलन प्रयोग ने आशा के बहुत बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। सब सोचा था कि क्या होगा, पास कर जाएगा, मगर पता चला कि इनमें कुछ परिणाम आगे लिखा है। तेज गति से चलने से अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया, सोते की पन्नी से सीधे निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर कुछ होता है, जैसे यहाँ पे 2 नंबर में, कुछ अल्फा कण पन्नों से बहुत दूर कणों में विभाजित है। छोटे छोटे कण में वो विभाजित हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ टूट रहा है वो। कोई कण में, जैसे एंगल का बात करें, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, ये एंगल में यहाँ तो 0 डिग्री एंगल बना है, ठीक है, ये एंगल में डिवाइड हो गया था, टूट चुका था। आगे क्या बोलता है, आश्चर्यजनक रूप में 1200 कणों में से एक कण वापस आ गया। अब उसमें देखा जा रहा था कि 1200 कण में से
एक कण जो है वापस आ जाता था, जैसे यहाँ पे रिटर्न आ जा रहा है ये मतलब, ठीक है। इस लाइन पे ये क्या हो रहा है, टकरा रहा है और वापस रिटर्न हो जा रहा है अपनी पाथ पे, ठीक है। ये चीज देखने को मिला 1200 में से कम एक में देखने ऐसा मिल रहा था। अब बात आता है कि ऐसा मिल रहा था तो क्या हुआ। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे कि अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और यह लौट कर आपको ही चोट लग पहुंचता है। ये ऐसा था कि टिश्यू पेपर में तुम तोप का गोला से मारेगी और वापस वो तुमको लगेगा, ऐसा तो कोई भी मुश्किल है, बहुत कम चांस है, होगा भी नहीं। तो वो चीज़ यहीं पे इसका परिणाम इस तरह का निकला था, ठीक है। कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा परिवार आंख बंद करने के लिए एक दीवार के सामने खड़ा है। उस दीवार पर कुछ दूर से फेंकने को कहा। प्रत्येक पत्थर के दीवार पर टकराने के साथ ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अगर वह इस 10 बार दोहराएंगे तो यह 10 बार आवाज सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से धीरी धरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उसे घर पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। तो ये आवाज सुनाई पड़ने का बात कर रहा है, आवाज सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि घरों के बीच में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। तो बोल रहा है घरों के बीच में खाली स्थान होता है, इसीलिए आवाज क्या होगी, इधर उधर से चल जाएगा। नहीं तो वो क्या होता है, गूंजता, गूंजने का बात कर रहा है। बीच में स्थिर पत्थर निकल जाता है। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण परिकलन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम लिखे। तो निम्नलिखित परिणाम अब वो लिखता है, क्या लिखा, परमाणु के भीतर या अधिकतर भाग खाली होता है। अब परमाणु किस तरह का परमाणु था, ये इस तरह का परमाणु का बात किया था। इसमें बोला अधिकतर भाग खाली होता है। पहले बताया था क्या होता है, पूरा भरा रहता है, प्रोटॉन, गोला जो रहता है वो प्रोटॉन का रहता है, इलेक्ट्रॉन उसमें घुसा हुआ रहता है, ठीक है। अब क्या बोला, अब बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाती है। विक्षेपित हुए बिना मतलब इधर उधर डगमगाए बिना सीधा सीधा पास कर गया, ठीक है, टकराएगी कोई भी एटम में तो पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत कण अपने मार्ग से विभेजित होकर जिससे वह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग होते हैं, और कुछ कुछ विक्षेपित हो गया जिससे कि पता चला कि हाँ धन आवेशित होता है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। इन्होंने यह संकेत दिया कि सोने के परमाणु का परिवरण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणुओं के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के द्वारा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की ऊर्जा परमाणु की ऊर्जा से 10.5 गुना छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया जिसे निम्नलिखित लक्षण थे। आगे बोल रहा है कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। धन आवेशित होता है और नाभिक कहते हैं, ये याद रखना है। परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर। जो न्यूक्लियर बॉम्ब सुने थे ना, वो इसी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ होता है सारा भार, नाभिक में, नाभिक में मौजूद होता है सारा भार। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, मतलब गोल 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 गोल, जैसे सूरज घूम रहा है, सॉरी पृथ्वी घूम रहा है सूरज की चारों तरफ, वैसे ही बात कर रहा है कि गोल 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 क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। किसके चारों तरफ घूम रहा है, नाभिक के चारों तरफ। नाभिक हो गया सूर्य और इलेक्ट्रॉन हो गया हम लोग का पृथ्वी, और वो चारों तरफ घूम रहा है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ऑब्वियसली सी बात है, कम ही होगा, छोटा ही ना होगा। अगर परमाणु इतना बड़ा है तो नाभिक छोटा सा होगा, ठीक है, छोटा ही होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उसके अंदर है। आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। अब कमी क्या है, इतना अच्छा तो सब कुछ बता ही दिया, तो फिर क्या कम आ गया। वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। वो यहाँ पे बोल दिया, क्या बोल दिया कि
जब वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो अस्थाई नहीं होगा। अस्थाई नहीं होगा मतलब जगह बदलेगा। अस्थाई ना होना मतलब जगह बदलना, जगह बदलते रहेगा। जगह बदलेगा तो एनर्जी लगेगा ना, घूम भी रहा है तो एनर्जी लगेगा ही, और जगह बदलेगा तब भी एनर्जी लगेगा ही। तो क्या बोल रहा है, कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में तीव्रित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कण की ऊर्जा विकरण होगी। जब वो त्वरण, त्वरण मतलब गति में होगा, त्वरण होगा, त्वरण मतलब गति, ठीक है, गति का बात कर रहा है, गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण में होगा, तो त्वरण होगा तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा का विकरण होगा। विकरण होगा तो इसका मतलब है कि इस प्रकार अस्थाई कक्षा में घूमते हुए, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ पर स्थायी वर्ड यूज किया था ना, अस्थायी नहीं बोला था, ठीक है। स्थायी मतलब एक ही जगह अपनी पाथ में घूमना, अपनी ऊर्जा विकरण करेगा, विकरण करेगा, खत्म कर देगा, और नाभिक से जाकर टकरा जाएगा। और जब घूम रहा है अपना कक्षा में तो चक्कर खा के फिर कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में जाकर टकरा जाएगा। जैसे चल परेड वरेड करते हुए हम लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, वैसे यहाँ पे एनर्जी खत्म होगा तो चक्कर खा के गिरेगा, और कहाँ गिरेगा, नाभिक में जाकर टकरा जाएगा। जब नाभिक में टकराया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। परमाणु क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। यानी कि जो चीज, अगर मान लेते हैं ये चीज इतना बड़ा है, ठीक है, अब इसका जो अंदर का एटम है वो टकरा जाएगा यहाँ अंदर से, तो इसका साइज फिर छोटा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, या इतना बड़ा हो जाएगा, या हो सकता है बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो साइज क्या होगा, चेंज होते रहेगा। मगर हम जानते हैं कोई भी चीज है वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा अपने आप, नहीं बड़ा होगा। अगर अगर यहाँ पर ऐसा बात यहाँ पे बोल देता कि ये परमाणु जो है अस्थिर है, परमाणु अस्थिर अगर वर्ड आ जाता ना, तो यहाँ पे क्या होता कि वो बदलते रहता, साइज अपना बदलते रहता। मगर यहाँ क्या बोला हुआ, परमाणु अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अस्थाई बोला था, अस्थाई मतलब फिक्स, एक ही गोल जगह में वो गोल गोल घूमते रहेगा। मगर एनर्जी क्या करेगा, खत्म कर देगा, ऐसा ये बोल रहा है। तो एनर्जी खत्म करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी खत्म होगा तो वो न्यूक्लियस में जाके, यानी कि नाभिक में जाके टकरा जाएगा। तो ऐसा तो मुश्किल है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड क्या है, चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलता। अब जब कुछ नहीं बोलता तब तो गया खत्म, बोला हटाओ भाई, तो आंसर नहीं कर सक रहा मेरा क्वेश्चन का। नेक्स्ट आदमी आओ। तो नेक्स्ट आदमी आता है यहाँ पे बोर। क्या नाम दिया हुआ, बोर। बोर का परमाणविक मॉडल। बोर क्या बोलता है, बोर यही चीज रदरफोर्ड का जो भी प्रॉब्लम आया था उसको सॉल्व करके देता है, ठीक है। क्या सॉल्व करता है, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी उत्पत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा, निम्नलिखित अवधारणाएं दी। वो अपना अवधारणा देता है, बताता है कि क्या होता है। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्षा में घूमता है, ऐसा नहीं कि जहां मने वहां घूमने लगेगा अपने मन से जहां भी, नहीं। वो क्या है, एक कक्षा में, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस कक्षा में, या तो इस कक्षा में, या तो उसके बाहर वाला कक्षा में, बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, या तो इस कक्षा, वो डिपेंड करेगा, या तो इस कक्षा में घूम रहा होगा, या तो इस, सब में नहीं। इन्हें कि यहाँ से जंप करके इसमें चल जाएगा, ये जंप करके फिर इसमें चल जाएगा, कहीं भी चल जाएगा, ऐसे जंप करके इधर उधर नहीं जाएगा। जिस कक्षा में है उसी कक्षा में, इस कक्षा में तो इसी में घूमेगा। अगर इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन इसी में घूमेगा, इसके पास नहीं जाएगा, अपना एरिया में रहेगा। ये बोल दिया कौन, ये बोल दिया हम लोग का बोर, ठीक है। उन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षाएं कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का कक्षा बोला जा रहा है, सेल बोला जाता है, डिस्क्रीट सेल, मतलब सबका अलग अलग सेल बना हुआ है, उसको बात कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब वो गोल 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 अपना स्पेशल सेल में जो है वो घूम रहा होता है, तो उनकी ऊर्जा का विकरण नहीं होता है। रदरफोर्ड क्या बोल दिया था, ऊर्जा का क्या होगा, विकरण होगा, और यहाँ ऊर्जा का कोई भी विकरण नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। ये रदरफोर्ड का अवधारणा है, ठीक। अब इसी के बेसिस पे रदरफोर्ड कुछ और चीज यहाँ पे बताता है। ये रहा जो भी पूर्व बनाए थे वो यहाँ पे दे दिया गया। एक नाभिक के हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे नाभिक के दे दिया गया, और पहला वाला सेल इसका नाम दिया हुआ के सेल, कक्षा के, जैसे था ना क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, वैसे कक्षा के, कक्षा एल एम एन, और अगर आएगा तो फिर ओ पी क्यू आर एस टी ऐसे करके ऊपर चलते जाएगा, ठीक है। नंबर दे दिया, एन का, के का मतलब हो गया 1, एल का मतलब 2, एन का मतलब 3, एन का मतलब 4, ठीक है। और बगल में एन लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एन का क्या काम है इसको समझ लेते हैं। ये एन का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में रदरफोर्ड बताया एक फॉर्मूला, किसके लिए, ये बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब
जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहेगा, कैपेसिटी होगा सबका अपना अपना, कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो पहला वाला कक्षा का बात करें तो पहला वाला कक्षा में यहाँ पे पहला वाला कक्षा का बात करें तो पहला वाला कक्षा में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोला कि पहला कक्षा में के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बताया, बोला एन का वैल्यू जितना आप पुट कीजिए यहाँ पर, एन का वैल्यू जितना, जैसे एन का वैल्यू कितना हो गया एक, पहला कक्षा मतलब एक, तो आंसर कितना होगा 2 × 1 यानी कि 2। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे पहला जो कक्षा है ना, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। अब दूसरा कक्षा के लिए हो जाएगा 2 × 2 का पावर 2 यानी कि 2 × 4 यानी कि 8। दूसरा कक्षा में कितना रहेगा 8। तीसरा कक्षा में कितना होगा 2 × 3 का पावर 2, ये फॉर्मूला दिया 2n², ठीक है। n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हम लोग को मिलते जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 2 18, 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से आगे भी बढ़ता है, n का वैल्यू 5 होता है, जैसे यहाँ पे कक्षा n लिखा है, n के बाद क्या होता है m l m n o p q r s t, ऐसे कक्षा बढ़ते जाता है। मगर अभी तक में इतना ही कक्षा में काम हो जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन इतना ही में आ जाता है, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बता दिया कक्षा क्या होता है, संख्याएं क्या है, द्वारा की जाती है, क्लियर है। तो ये यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।